सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल। Hypocrisy of the rule is there for this. You can have non-Muslims on the board, but then you need to have a Muslim of a certain qualification who can be on board. आप कह रहे हैं कि हम इसमें नॉन मुस्लिम्स इंक्लूड करेंगे। क्या आपके जो हिंदू रिलीजियस एक्ट्स हैं, हिंदू एंडोमेंट्स एक्ट्स हैं, उसके अंदर आप बोर्ड बनाते हैं दे शुड बी एक्सक्लूसिवली हिंदूज, तो आप क्या उसके अंदर मुसलमान रखेंगे? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं वक्फ बिल के बारे में। इस बिल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछले 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, कानून के किस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर 2 दिनों से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस नए कानून को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और कुछ प्रावधानों पर फाइनल जजमेंट आने तक रोक लगाई है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कोर्ट में क्या सवाल उठाए और आगे क्या हो सकता है, कानून के किस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। आगे बढ़ने से पहले वक्फ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वक्फ वो प्रॉपर्टी है जिसे कोई मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए दान करता है, जैसे कि मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान। वक्फ प्रॉपर्टी 1995 एक्ट के तहत मैनेज होती थी, लेकिन 2025 में संशोधित बिल आया। इस बिल में कई बड़े बदलाव किए गए और यहीं से शुरू होता है बड़ा विवाद। 3 अप्रैल को लोकसभा में 288 वोटों से और 4 अप्रैल को राज्यसभा में 128 वोटों से पास हुआ। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगाई, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने मिलकर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। Basically, it is sending a very chilling effect to the Muslim community that संभाल के रहो, हमारा पैरों के नीचे रहो. This is it. The only thing that the message they are sending to the Muslims in this country is know your place. We will show you your place, and that's where our leader Mamata Banerjee and our party Trinamool Congress believes that a Muslim's place is next to us. We want to walk hand in hand. A Muslim's place in this country is not pav tale or at our feet. A Muslim's place is next to us with their head held high, walking together in a secular India. And that is what this bill has destroyed today. Thank you. विपक्ष ने इस कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल 5 याचिकाओं पर ही बहस करने के लिए कंसिडर किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए और ये साफ कर दिया कि अगर वक्फ बाय यूजर को खत्म किया गया तो ये एक गंभीर संवैधानिक संकट को जन्म देगा। सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा, अगर कोई संपत्ति वक्फ बाय यूजर के तहत इस्तेमाल हो रही है लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या अब वो वक्फ नहीं मानी जाएगी? सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी वक्फ संपत्ति बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मानी जा सकती, लेकिन सीजेआई ने साफ किया कि इतिहास को दोबारा नहीं लिखा जा सकता और सरकार कोई भी अदालती डिक्री नहीं दे सकती। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, अगर आप वक्फ बाय यूजर को खत्म कर रहे हैं तो यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। यह सीधे सीधे समाज के उस हिस्से को प्रभावित करेगा जो पहले से ही हाशिए पर है। सीजेआई ने यह भी कहा कि सरकार कानून में संशोधन करके अदालत के अधिकारों को कम नहीं कर सकती। कोई भी कानून यह नहीं कह सकता कि अदालत का फैसला अमान्य होगा। सरकार पक्ष ने कोर्ट में क्या कुछ कहा, यह जानने से पहले 3 जजों की बेंच ने जो 3 महत्वपूर्ण सवाल उठाए उसे समझते हैं। पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्यों को लेकर किया। कोर्ट ने पूछा, आप स्टेट वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर रहे हैं, क्या आप हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिमों को भी शामिल करेंगे? जस्टिस संजय कुमार ने पूछा, क्या तिरुपति बालाजी बोर्ड में किसी गैर हिंदू का प्रावधान है? लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर पर किया। चीफ जस्टिस ने पूछा, नए कानून में वक्फ बाय यूजर को क्यों हटाया? क्या सरकार चाहती है कि 14वीं और 15वीं सदी की मस्जिदें अपने रजिस्ट्रेशन का सबूत दे? उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई संपत्ति सदियों से नमाज, कब्रिस्तान और धार्मिक उपयोग में है तो अब ये कैसे साबित किया जाए कि वो वक्फ है? अगर ऐसी प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई किया तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की पावर को लेकर किया।
नए कानून में जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों को सरकारी जमीन डिक्लेयर करने की पावर है। कोर्ट ने पूछा, क्या ये मनमानी नहीं है? चीफ जस्टिस ने कहा, कलेक्टर का फैसला कोर्ट के दायरे में आएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई प्रोटेक्टेड इमारतें जैसे जामा मस्जिद वक्फ की ही रहेगी अगर वो पहले से ही वक्फ डिक्लेयर्ड है तो। आईटी सेल और राइट विंग ग्रुप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से काफी नाराज लग रहे हैं। आईटी सेल ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कुछ कहा वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि सरकार पक्ष ने कोर्ट में क्या कुछ कहा। सरकार ने दावा किया कि संशोधन समावेशी है और जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। बताया गया कि देश भर में 98 लाख से ज्यादा ज्ञापन और सुझाव प्राप्त हुए थे। सरकार ने यह भी कहा कि मुसलमान वक्फ की बजाय ट्रस्ट बनाना पसंद करते हैं, इसलिए बदलाव लाया गया है। लेकिन सीजेआई ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, आप इतिहास को दोबारा नहीं लिख सकते। वक्फ की परंपरा, उसकी उपयोगिता एक प्रशासनिक आदेश से नहीं मिटाई जा सकती। मिस्टर सिन्हा ने तो सुप्रीम कोर्ट को शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया ही बता दिया। सिन्हा यहीं पर नहीं रुके। सिन्हा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की कि ऐसा बिल लेकर आओ जिसके बाद कोई बिल जो संसद में पास होगा उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। न्यूज 18 एंकर अमन चोपड़ा ने सिस्टम को ब्लेम किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, सिस्टम इन कैपिटल। ये वही अमन चोपड़ा है जिनके शोज को लेकर NBDSA ने 75,000 का फाइन लगाया था। टाइम्स नाउ एंकर राहुल शिवशंकर बोले, विक्ट्री फॉर शरिया इकोसिस्टम। अजित भारती ने सुप्रीम कोर्ट को मॉस्क में ही बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट मुस्लिमों की याचिकाएं एक्सेप्ट कर लेता है और हिंदुओं की याचिका पर बोलता है कि पहले हाई कोर्ट जाइए। आए थे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए सीधे। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए। और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है। तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहां पे इसको क्यों सुने। तो जो ये एक बात है कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सारे पेंडिंग विधेयक पास किए और इंस्ट्रक्शन दिया कि गवर्नर किसी भी बिल को 3 महीने से ज्यादा नहीं रोक के रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात प्रेसिडेंट पर भी लागू होती है। राज्यपाल गैर बीजेपी राज्यों के विधेयकों को लटका कर रखे हुए थे। जब इन्हें कोर्ट में चुनौती दी गई तो इन बिलों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया। Judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। जब प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस करती हैं, वो कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार करते हैं। द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। क्यों, अगर कोई विधेयक पारित होता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर, संविधान ने हक दिया है, गवर्नर कमेंट्स करके वापस भेज सकता है विधेयक को, और फिर अगर दोबारा पास कर दे लेजिस्लेचर, असेंबली पास कर दे, तो गवर्नर को साइन करना पड़ता है, ये संविधान कहती है। गवर्नर ये भी कर सकता है कि कोई विधेयक हो वो प्रेसिडेंट को भेज दे अपने कमेंट्स के साथ कि मुझे ये सही नहीं लगता, और प्रेसिडेंट अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाती है।
वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत हक नहीं है, ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल मटेरियल बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के एमपी निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने लगेगी तो संसद को बंद कर देना चाहिए। आइए जानते हैं विपक्ष के नेताओं के और अधिवक्ताओं ने क्या कहा। पहली बार प्रावधान ये है कि संभवतः थ्योरेटिकली जहां तक काउंसिल का सवाल है तो 12-22 में से नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि है तो प्रावधान बड़ा लंबा चौड़ा और विकसित, लेकिन 22 टोटल हो सकते हैं, उसमें से 12 तक नॉन मुसलमान हो सकते हैं। केंद्रीय काउंसिल जो है वक्फ, जो दूसरा प्रावधान है 14 नंबर, वो बोर्ड्स के बारे में है। बोर्ड्स में 11 में से 7 नॉन मुसलमान हो सकते हैं। ये मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि अपनी संस्था को स्वायत्तता के साथ अपने समुदाय द्वारा, अपने धार्मिक वर्ग द्वारा चलाया जाए। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, भारत के संविधान और न्याय व्यवस्था का भी है। क्या सरकार कानून बनाकर इतिहास को मिटा सकती है? क्या कार्यपालिका अदालत का स्थान ले सकती है? चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर भी नाराजगी जताई। मुर्शिदाबाद में बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई। सीजीआई ने कहा, जब मामला कोर्ट में है तो ऐसी हिंसा परेशान करने वाली है। अब जानते हैं इस केस में कितनी याचिकाएं लगाई गई है। इस मामले में 73 याचिकाएं दायर की गई, जिनमें बड़े नाम शामिल हैं। इस कानून के खिलाफ AIMI सांसद असदुद्दीन ओवैसी, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, RJD सांसद मनोज झा, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और संगठन जैसे जमीयत उलमाए हिंद। दूसरी तरफ 7 बीजेपी शासित राज्य हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड कोर्ट में इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, यह कानून संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदाय को अपने मामलों को मैनेज करने की आजादी देता है। उन्होंने पूछा, राज्य कैसे तय करेगा कि कौन मुस्लिम है और वक्फ कर सकता है? कपिल सिब्बल ने 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाले शर्त पर भी सवाल उठाए। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 8 लाख वक्फ की संपत्तियों में से ज्यादातर वक्फ बाय यूजर है, इन्हें हटाना गलत होगा। राजीव धवन ने तर्क दिया कि यह कानून इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई 2025 को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा सकते हैं, जैसे कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में नियुक्ति, कलेक्टर के अधिकार। आइए समझते हैं इस कानून को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश दे सकती है। कोर्ट कुछ प्रावधानों पर रोक लगा सकती है, खासकर वक्फ बाय यूजर, गैर मुस्लिम सदस्यों पर, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन कर सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि बिल असंवैधानिक है तो इसे पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद ना के बराबर लगती है। कोर्ट सरकार को विवादास्पद प्रावधानों में बदलाव करने को कह सकता है। कोर्ट ये मामला हाई कोर्ट में भेज सकता है, लेकिन कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने कहा कि इसका राष्ट्रीय प्रभाव है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए। दोस्तों, हिंसा को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने भी हिंसा पर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस मामले को हल करेंगे, इसमें हिंसा की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, इस कानून में क्या सही है, क्या गलत है, और क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को क्लीन चिट देगा या रद्द करेगा? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि 5 मई को अपडेट मिस ना हो।